Hello everybody, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आपने टाडा, पोटा, यूएपीए जैसे कानूनों के नाम सुने होंगे और अक्सर ये भी सुना होगा कि कश्मीर से इतने मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया गया, किसी आतंकवादी को पकड़ा गया, किसी मुजाहिद को पकड़ा गया। और अक्सर ये सवाल लोगों के जहन में आता है कि कौन से ऐसे कानून हैं जिनके तहत इन्हें पकड़ा जाता है, या वो कौन से कानून हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी ऐसी एक्टिविटी में ना फंस जाएं जो हमें डायरेक्टली किसी टेररिस्टिक लॉ के अंदर इम्प्लीकेट कर सकती है। बेसिकली ये कानून क्या है, आइए मैं आज आपको इन कानूनों की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं और इनके अंदर क्या प्रोविजंस हैं उन्हें भी बताने की कोशिश करता हूं। बात शुरू होती है 1962 से, जब तमिलनाडु के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था सीएन अन्नादुराई। 1962 के अंदर इन्होंने ओपनली, इनकी पार्टी ने एक एजेंडा रखा कि हम तमिलनाडु को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, एक अलग राज्य नेशन बनाना चाहते हैं, और इनकी पार्टी का ये एजेंडा था। सरकार ने जब इस एजेंडे को सुना तो क्योंकि उस वक्त में हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं था जो इनकी इस आइडियोलॉजी को कर्ब कर सकता हो, और कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिस कानून के अंतर्गत इन लोगों को रोका जा सकता हो। तो सरकार ने एक बहुत तेजी के साथ एक कानून बनाया जिसे कहा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात करता है, इसके किसी भी राज्य को अलग करने की बात करता है, या इसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन रेज करता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत उसको बुक किया जा सकता था और उसमें उसका ट्रायल देकर उसकी पनिशमेंट दी जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पंजाब के अंदर मिलिटेंसी राइज हुई। आपको याद होगा कि 1985, 1984 के अंदर पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी राइज हुई थी, जिसमें एक ग्रुप पैदा हुआ जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहता था और एक सेपरेट नेशन बनाना चाहता था। तो उस वक्त सरकार ने टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 लॉन्च किया, इंप्लीमेंट किया, और बेसिकली इसको टाडा कानून के नाम से जाना जाता था। और इस कानून के तहत जितने भी लोग उस टाइम पे मिलिटेंट एक्टिविटीज में पकड़े गए उन्हें सजा दी गई। और लेकिन ये कानून बड़ा खतरनाक था, इसके जो प्रोविजन से बड़े ड्रैकोनियन लॉज थे, इनके खिलाफ लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई, और बाद में सरकार को ये कानून खत्म करना पड़ा। जब ये कानून खत्म हो गया तो सन 2000 या 2001 की बात है शायद, जब पार्लियामेंट के ऊपर एक टेररिस्टिक अटैक हुआ, और उस वक्त एक और नए कानून की हमें जरूरत पड़ी जिसका नाम रखा गया पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्टिक एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये एक्ट हमें 2002 के अंदर भारत सरकार ने दिया, जिसके तहत कोई भी ऐसा हमला जो भारत की अखंडता को, उसकी सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को चोट पहुंचाता हो, तो इस कानून के तहत उसको बुक किया जा सकता था। लेकिन ये भी एक ड्रैकोनियन लॉ था, और इसके तहत जिन लोगों को बाद में उठाया गया, उनमें बड़ी मात्रा में वो निर्दोष लोग थे, और सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, इस कानून के तहत उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट तो किया, लेकिन उन्हें सजा वो नहीं दिला पाई, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। ऐसे वक्त में सरकार ने टाडा को भी खत्म किया, पोटा को भी सन 2004 के अंदर दोनों कानून खत्म कर दिए, और एक कानून जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर था, उसमें अमेंडमेंट करके इन दोनों एक्ट्स के, यानी कि पोटा और टाडा के जो भी प्रोविजंस थे वो एक एक्ट के अंदर डाल दिए, जिसे कहते हैं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इसके अंदर सन 2004, सन 2008 और सन 2012 के अंदर 3 अमेंडमेंट किए गए, और सन 2012 के अंदर जब इसको बनाया गया फाइनली, तो ये एक ऐसा कानून बन गया जिसने एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और सरकार को कुछ ऐसी पावर्स दे दी जो बहुत ही खतरनाक पावर्स थी। आइए मैं इस एक्ट के प्रोविजन के बारे में आपको बताता हूं। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन पिनल कोड या सीआरपीसी में अगर उसे बुक किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस उसको अपने पास 14 दिन की कस्टडी में रख सकती है।
लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे अपने पास यानी कि एनआईए उसे अपने पास, क्योंकि इन मैटर्स को सिर्फ एनआईए देखती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो अपने पास 30 डेज तक अपनी कस्टडी में उस व्यक्ति को रख सकती है। नॉर्मल केसेस के अंदर आमतौर पर एंटीसिपेटरी बेल भी हो जाती है, लेकिन यूएपीए कानून के अंदर कोई एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। नॉर्मल केसेस के अंदर एफआईआर एक्यूज को देना, एफआईआर की कॉपी एक्यूज को प्रोवाइड करना, उसका ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन यूएपीए कानून के अंदर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक उसे उस एफआईआर के कंटेंट्स के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। एफआईआर की कॉपी देना तो एक अलग बात है, यानी कि इस केस में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उन्हें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाती है। इसके अलावा यूएपीए कानून के अंदर बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। जब तक आप अपराधी साबित नहीं होते या पूरी तरीके से इनोसेंट साबित नहीं होते हैं तब तक आपको बेल नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि इस कानून के तहत लोग लंबा ट्रायल फेस करते हैं। 10-10 साल, 15 साल, 20 साल तक लोग यूएपीए कानून के अंदर रहते हैं और उसके बाद वो उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया जाता है, यानी कि उनके खिलाफ अपराध कोई सिद्ध नहीं हो पाता और फिर वो छूट कर आते हैं। उनकी एक लंबी जिंदगी इसके अंदर खराब हो जाती है। बेसिकली यूएपीए कानून के अंदर वो कौन सी आइडियोलॉजीज हैं, अगर हम ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी माना जाएगा या उसको यूएपीए कानून के तहत उसको अपराधी माना जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि वो अपनी सोच से, अपने किसी भी एक्शन से, अपनी आइडियोलॉजी से भारत की अखंडता और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा है, सॉरेंटी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, या वो इंडिया से डिसअफेक्शन रखता है, या कोई भी ऐसी उसकी आइडियोलॉजी है जिसके तहत इंडिया को वो टुकड़े करना चाहता है, इसके किसी भी एक पार्ट को कोई अलग राज्य का दर्जा देना चाहता है, तो ये सारी चीजें एक क्राइम है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और यूएपीए कानून के तहत अगर आपको इसमें पकड़ लिया जाता है तो पूरी जिंदगी भी जेल के अंदर स्पेंड करनी पड़ सकती है। मैंने आपको बताया कि इस कानून में ना कोई एंटीसिपेटरी बेल है, ना कोई रेगुलर बेल है। आपको ट्रायल, पूरा ट्रायल आपको जेल में रहकर फेस करना पड़ता है। और दिल्ली के अंदर, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर एनआईए कोर्ट लगती है, और अब क्योंकि मैं खुद ऐसे मैटर्स में अपीयर होता रहता हूं, तो मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को जो हाई रिस्क अपराधी माने जाते हैं उन्हें कोर्ट के अंदर भी नहीं लाया जाता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैमरा प्रोसीडिंग में उन लोगों की सारी कार्यवाही की जाती है। तो ये छोटा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको इस कानून के बारे में कुछ और भी जानना हो तो प्लीज मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, मैं उनका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और प्लीज आप इस कानून को समझिए और अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम ना कीजिए जिसकी वजह से आप इस कानून में फंस जाएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।